कि किंग मेकर बने नीतीश और नायडू की डिमांड बड़ी है, यानी रेल मंत्रालय पर नीतीश कुमार की नजर है। रेल मंत्रालय के अलावा भी 3 से 4 विभाग की वो डिमांड कर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि टीडीपी से लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया जाए। इसके अलावा 5 से 6 विभाग भी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान भी कोई बड़ा मंत्रालय चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। यानी जो सहयोगी हैं पोर्टफोलियो को लेकर अब वो डिमांड करने लगे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि किंग मेकर की भूमिका में है और अकेले बीजेपी क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है, इसलिए जो सहयोगी हैं उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक तरीके से अंजलि कहा जाए तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, भले ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हों देश के, लेकिन इस बार चूंकि बहुमत नहीं मिला है खुद बीजेपी को, 2014 की अगर बात करें, 2019 की बात करें, तो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर आई थी कि पूरी तरह से किंग मेकर की भूमिका में भी वही थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी वही थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है इस बार बीजेपी, लेकिन चूंकि अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है बीजेपी, ऐसे में सबको साथ भी लेकर चलना होगा, सबकी जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी करनी होंगी। एनडीए में नंबर 1 की पार्टी बीजेपी, साथ ही साथ दूसरे और तीसरे नंबर की अगर बात करें एनडीए में तो देखिए टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में है, साथ ही साथ जेडीयू, नीतीश कुमार दिल्ली में ही डेरा डालने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बस ऐसे ही दिल्ली में रुकेंगे, बल्कि इसके पीछे भी एक खास रणनीति है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ये। दिल्ली में रहकर जो केंद्र के बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ लगातार बैठकें होंगी नीतीश कुमार की, और डिमांड्स क्या क्या नीतीश कुमार ने रख दी हैं ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नीतीश कुमार दरअसल रेल मंत्रालय चाहते हैं, साथ ही साथ और कई जो मलाईदार विभाग हैं वो चाहते हैं नीतीश कुमार की उनकी पार्टी को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर टीडीपी भी पीछे नहीं है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी ये कहा गया है कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष टीडीपी से होना चाहिए। इसके अलावा चिराग पासवान की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चिराग पासवान को लेकर भी सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण विभाग, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं चिराग पासवान भी। बिल्कुल, किंग मेकर बने हैं और इस बात का फायदा भी उठाने की कोशिश की ही जाएगी। 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास, और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि सभी एकजुट रहें और इसीलिए सबकी बात भी सुनी जाएगी, सबकी इच्छाओं को भी पूरा करने का प्रयास होगा। और ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि एन फैक्टर का यहाँ पर बहुत जिक्र हो रहा है। एन यानी नीतीश और नायडू, जो कि जिनके दोनों हाथों में एक वक्त पर लड्डू थे। हालांकि ऑफर कभी भी आगे भी मिल सकता है, ऑफर को ठुकरा दिया, एनडीए का साथ देने की बात कही, लेकिन अब पोर्टफोलियो को लेकर वो चाहते हैं कि उनकी चाहत का, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखा जाए। रेल मंत्रालय और 3 से 4 विभाग नीतीश कुमार चाहते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी बिहार में होगा, जिसको लेकर नीतीश कुमार अभी से अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विजय कौशिक जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आरके साहब, सबसे पहले आप ही से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है वो शुरू हो चुका है। कैसे मनाएंगे, सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि विपक्ष ये बात को पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार चलाएंगे जिसमें सहयोगी एक बड़ी भूमिका में हैं और सहयोगी मजबूरी भी हैं, ज़रूरी भी हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसी सरकारें चलाई हैं जिसमें वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत तक पहुंचे थे। इस चीज को देखना पड़ेगा, जो कि सहयोगियों का जिस तरह से मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स। मैं कह रहा हूं, जो कि 2014 में भी एनडीए की सरकार थी और हमने उस समय में भी सहयोगियों का उसी तरह से सम्मान किया। हमने उसी तरह से सम्मान किया जैसे 2019 में किया, 2014 में किया, उसी तरह से 2024 में भी हम उसी तरह से सम्मान करेंगे। हमारे लिए सहयोगी दल बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो हम जब पूर्ण बहुमत में थे, जब भाजपा पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी उस समय में भी, और अगर आप कहेंगे जो कि आज अगर हमारे पास आंकड़े कम हैं, 272 का जो जादू ये आंकड़ा है वो अगर वो कम है, फिर भी हमारे लिए सहयोगी उतने ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो इंडिया अलायंस है उसके द्वारा, क्योंकि हमने कल बैठक के अंदर में भी देखा, जो कि उन्होंने कहा जो कि सरकार बनाने का जो हम एक रास्ता है वो खुला करके रखे हुए हैं। उन्होंने बहुत ऐसी खबरें आई जो कि शरद पवार जी से चंद्रबाबू नायडू की भी बात हो गई है, नीतीश कुमार जी की भी बात हो गई है, लेकिन ये सब सारे चीज जो है सो कहीं ना कहीं झूठ निकले।
मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार 2024 में भी बन रही है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई कुछ किसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे सहयोगियों यानी को आप ये कहीं बात भी लगे। ये बात तो आर के मिश्रा जी आप कह रहे हैं ना कि मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव तो तब सामने आएगा जब मलाईदार विभाग जो मांगे जा रहे हैं एनडीए के घटक दलों की ओर से वो उन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी भी हैं। संजीव जी, कैसे इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं आप? एनडीए के सामने चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा खुद से नहीं छुपाई, तो बाकी दलों को साथ लेकर चलना होगा, सभी की डिमांड्स भी पूरी करनी होंगी। साथ ही साथ इंडिया अलायंस की तरफ से कल जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, तो कैसे इन पूरी परिस्थितियों को देखते हैं आप? देखिए, न्यूट्रली देखा जाए तो दिक्कत जरूर है। जो सरकार 2001 से जब स्टेट में रहे मोदी जी 3 बार, उसके बाद 14-19 अनडाउटेडली थंपिंग मेजोरिटी से आए और डिसाइसिव टाइप के डिसीजन लेते हैं और डेयरिंग डिसीजन लेते हैं। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो इस तरह की जो शख्सियत और पर्सनैलिटी रखने वाले व्यक्ति को जब किसी के साथ सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। सबको साथ लेकर चलना मोदी जी के लगता है चरित्र में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर व्यक्ति को साथ लेने, केशु भाई जब उनके जो गुरु कहा करते थे, जिनके कहते थे उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी मंच से जाकर पैर छूना, उनको अपने साथ जोड़ना, अडवाणी जी को टाइम टू टाइम जाके मिलना और किसी भी तरह से पुराने कार्यकर्ताओं से मिलते रहना, ये उनके स्वभाव का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो मुझे लगता है कि अपने सहयोगियों के साथ वो बहुत अच्छे से समन्वय बनवाएंगे और एक नई तरह से सरकार को चलाने के लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, यही बात तो आर के मिश्रा जी भी बोल रहे थे। विजय जी, जब एनडीए ये खुलकर कह रहा है कि उनके जो सहयोगी हैं मजबूती के साथ डटकर उनके साथ खड़े हैं, आप लोगों ने ऑफर भी दिया लेकिन आपके ऑफर को ठुकरा दिया, फिर आपको क्यों लगता है कि बैसाखी के सहारे ये सरकार चलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने ये कहा था कि भाई इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब मजबूत विपक्ष हो चुका है और बैसाखियों की सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी हालत आज साफ छछूंदर जैसी हो गई है। ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार ने एक नई शर्त उनके सामने रख दी है कि जातिगत जनगणना पूरे देश भर में कराई जाए। जो मोदी जी चुनाव भर में राहुल गांधी जी के ऊपर निशाना साधते रहे कि जातिगत जनगणना देश को बर्बाद कर देगी, इस देश को बांट देगी, जनता को बांट देगी, अब वो किस मुंह से नीतीश कुमार का समर्थन लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। दूसरी बात, हमने कभी किसी क्षेत्रीय दल को कोई ऑफर नहीं दी है। हाँ, हमारे जो घटक दल हैं उनमें जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अगर किसी ने नीतीश कुमार जी से बात की हो वो एक अलग मुद्दा है, जैसे शरद पवार जी के उनसे निजी रिश्ते हैं। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज भाजपा ने जो कांटे बोए थे वो उनके सामने पेड़ बनकर खड़े होते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार को तोड़ा था, जिस तरह से और अन्य पार्टियों को तोड़ा था उन्होंने धनबल के दम पर, सीबीआई ईडी के दम पर, आज वो वक्त लौट कर आया है। कहीं ना कहीं मोदी जी अब धोखा खाने के लिए तैयार रहे और देश की जनता को यह भी पता लगेगा कि किस तरह कुर्सी के मोह में। ठीक है, मैं चाहूंगी आर के मिश्रा जी आप इस पर कमेंट करें जल्दी से कि ये इस उम्मीद में अभी भी बैठे हैं कि धोखा देंगे आपके सहयोगी और ये उन्हें लपक लेंगे। देखिए, ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि ये हताशा और निराशा है। जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रदर्शन की है, ठीक है, आपने पॉइंट मुझे लगता है जो कि 1 से 1.5% का आपने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन देश भर के अंदर में आपकी जिस तरह से हालत है, मुझे लगता है तीसरे टर्म में अगर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ अगर आ रही है तो मुझे लगता है जो कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अभी भी छटपटाहट में है, वो अपने आप को इससे उबर नहीं पा रही है, जो कि फिर एनडीए की सरकार तीसरे टर्म में बन रही है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये सरकार। चलिए ठीक है आर के मिश्रा जी, चंचल जी भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। चंचल जी, कल इंडिया ब्लॉक की भी दिल्ली में बैठक थी, क्या हुआ उस मीटिंग में? अगर वहां पर लड़ाई है पोर्टफोलियोज को लेकर, तो क्या आपकी पार्टी से किसे नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा इंडिया अलायंस में? नंबर 2 की पार्टी है आपकी इंडिया ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार होगी? चूंकि चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी?
अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी चंचल जी। जी सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता, देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन को जो है उन्होंने वोट देने का काम किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक चीज तो तय हो चुकी कि जो लोग अहंकार की राजनीति करते थे, एक चीज समझने की जरूरत है मैडम, यहाँ पे आप देखिए बीजेपी के लोग, उनका अहंकार 7वें आसमान पर चला गया था। वो लोग ये बातें कर रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको याद होगा, आप सोचो राम को लाने वाले, जो आपने एक पोस्टर याद होगा आपको, प्रधानमंत्री जी की बड़ी तस्वीर थी रामचंद्र जी की छोटी, और रामचंद्र जी मोदी जी की उंगली पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से अहंकार का जनता ने एकदम पूरी तरीके से सफाया करने का काम किया है। और मैं एक बात और बता दूं कि लोकतंत्र में जो है अहंकार की कोई जगह नहीं है। विनम्रता के साथ राजनीति कीजिए, ये संदेश जनता ने देने का काम किया है। दूसरी चीज बता दूं आपको कि आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है पिछले 10 सालों का, जब से ये लोग सत्ता में 2014 के बाद से आए हैं, केवल और केवल जो लोग इनके सहयोगी दल थे, जो पार्टियां इनके साथ, जो इनको शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे अकाली दल रहा हो, चाहे शिवसेना रही हो, चाहे और भी पार्टियां, छोटी तमाम पार्टियां रही हो, उन सबको इन्होंने तोड़ने का काम किया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूरी बात तो आ जाने तो मैं आपकी पे सवाल जवाब दूंगा। नहीं, आप उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। आप बाकियों को गिना रहे हैं, कौन कहां कब क्या। ठीक है चंचल जी, थोड़ा सा वक्त दे देते हैं आपको, आप सोच लीजिए। तब तक एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। निर्दलीय सांसदों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। दरअसल निर्दलीय सांसदों को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। निर्दलीय सांसदों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है, ये सूत्र बता रहे हैं। 16 सीटों पर निर्दलीय सांसदों को जीत मिली है, जिस पर अब सबकी निगाहें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो इनके साथ, एनडीए के साथ जुड़ जाएं। हालांकि विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है वो भी डोरे डालता हुआ इन सांसदों पर दिखाई दे रहा है। 16 सीटें हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां इस बार इलेक्शन में बनी हैं, जो आंकड़े एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले हैं, उसमें 16 सीटें बहुत महत्व रखती हैं। जी बिल्कुल, 16 सीटें जो कि अदर्स के खाते में गई हैं, निर्दलीय सांसद, और कोशिशें बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से शुरू हो गई हैं इन निर्दलीय सांसदों को साधने की। इनके साथ संपर्क साधा जा रहा है, बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं को कि निर्दलियों के साथ आप संपर्क साधिए। तो क्या नंबर्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से? एनडीए में अगर देखिए नंबर्स बढ़ जाएंगे तो वंदना जाहिर है मजबूत और ज्यादा स्थिति में सरकार आ जाएगी। लेकिन इससे जुड़ा सवाल मैं विजय कौशिक जी से ले लेती हूँ। कौशिक जी, आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे? आपने तो एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर आप लोग भी चाहें तो निर्दलियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। अच्छी खासी सीटें आपको भी मिली हैं पिछली बार के मुकाबले। अर्धशतक भी नहीं था पिछली बार, और इस बार शतक से सिर्फ 1 सीट कम है आप लोगों की। आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या कोशिश निर्दलीय सांसदों के साथ संपर्क साधने की? देखिए, जो निर्दलीय सांसद जीते हैं उनमें कई ऐसे जीते हैं जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, नेता थे। तो निश्चित तौर पर वो लोग हमारी पार्टी के संपर्क में हैं और वो हमारी पार्टी में शामिल भी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पहली बात। दूसरी बात, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं रखते। हमें चाहते हैं कि ये जो अब गठबंधन की सरकार मोदी जी चलाएंगे, इसमें जो इनके पिछले कारनामे हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। सरकार बेनकाब होगी तो आप याद रखना कि जनता इनसे इनका जवाब लेगी। जैसे हम जब रोजगार की बात करते थे तो ये कहते थे अयोध्या में देखिए कितना रोजगार हमने बढ़ा दिया। जब हम महंगाई नहीं विजय जी, अभी आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की बात नहीं करते, लेकिन कल तक तो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। ऑफर भी आप लोगों ने दिया, वो बात अलग है कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ और एनडीए की सरकार बन गई। नहीं, देखिए, हमने कोई ऑफर नहीं दी। मैंने पहले भी कहा कि जैसे शरद पवार जी हैं हमारे साथ जो है घटक दल में जुड़े हुए, उन्होंने कोई बात की होगी। हमने ये तय किया है कि जो मोदी जी अपने आप को अवतार घोषित कर चुके हैं, उनकी असलियत जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। जो जातिगत जनगणना के ऊपर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते थे, आज क्यों नीतीश कुमार को साथ लेकर घूम रहे हैं? क्यों अपने सहयोगी दलों के दबाव में उन्हें तमाम मलाईदार जो मंत्री पद है उन्हें देने के लिए तैयार हैं? आज मोदी जी अपनी कुर्सी के लालच में देश को बांटकर अपने सहयोगी दलों को देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आर के मिश्रा जी से सवाल ले लेती हूँ मैं। मिश्रा जी, क्या नीतीश बाबू पर भरोसा नहीं है? क्या अभी भी लग रहा है कि कहीं दगा ना दे जाएं? चूंकि
इससे पहले भी इतिहास अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने धोखा दिया हो। क्या डर है, इसीलिए निर्दलीय सांसदों से संपर्क कर रही है आपकी पार्टी? नहीं नहीं अंजलि, आप एक चीज में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी जनता दल यूनाइटेड के जो भी सदस्य हैं, जो भी जीत करके सांसद आए हैं, या नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर एनडीए के साथ हैं और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसलिए विपक्षी गठबंधन को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी आपने एसपी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर आपने पूछा, जो कि विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति मिलेगी, या ममता बनर्जी को मिलेगी, या राहुल गांधी जी को मिलेगा, तो ये उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। अभी इनके जो विपक्ष के नेता 2019 के थे अधीर रंजन चौधरी जी, वो वहां पर कहीं ना कहीं वो अभी कह रहे हैं जो कि ना मैं हिंदू ही रह गया ना मुसलमान ही रह गया। उनके वक्तव्य सुनिए, उनको यूसुफ पठान ने जो है सहारा दिया उनको अपने सीट से। तो ये बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे जो कि 2 दिन के अंदर में बहुत प्रयास, संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, संजीव प्रयास किया है, लेकिन प्रयास में ये सफल नहीं हुए हैं। मैं 2 बातें अंजलि समझना चाहता हूं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको जो है वो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मिलने की खुशी या दुख इतना नहीं है जितना आपको उसके बाद आधी सीटें 125, उसका भी आधा 95। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये लगभग वैसा ही है कि जैसे बुद्धू बच्चे को किसी को लगता है कि भाई मैं पास हो गया, यही बहुत है। सामने वाला उत्तीर्ण होकर तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार बैठा है, तीसरी बार वो सारे कार्य करने को तैयार बैठा है। आपको जो है लगातार आपकी छाती के ऊपर मूंग डल रहा है, तीसरे टेन्योर में लगातार जो है 5 साल के लिए वो आगे आपके सामने आके बैठ गया है, पर आप फिर भी खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है इंडी गठबंधन की, जो कि इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और ये लगभग वैसा है कि जब आप देखिए, एक बात अंजलि और कहना चाहता हूं कि जब हॉकी की टीम, पुरानी इंडियन टीम खेला करती थी, पाकिस्तान से हारा करती थी, पर ड्रिबलिंग करती थी 90 मिनट्स में, 40 मिनट तक वो गेंद जो है वो इंडिया के पास रहती थी, पर बोर्ड पर क्या आता था, पाकिस्तान 4 और इंडिया 0। अच्छा संजीव जी, एक बात आप समझना चाहेंगे, ये जो 16 सांसद हैं जो निर्दलीय हैं, जिस पर डोरे दोनों ही पक्ष डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में एनडीए के साथ अगर ये लोग आ जाते हैं तो प्रेशर क्या कम होगा सहयोगियों का? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं उसमें पोर्टफोलियो को लेकर काफी गहमा गहमी है। ये मुझसे पूछा आपने? जी संजीव जी। हाँ, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और ये जो लोग यू टर्न में माहिर हैं, देखिए मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं बीजेपी का आदमी मैं नहीं रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो लोग बहुत ज्यादा यू टर्न मारने में माहिर हैं, उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह होगा कि वो भी जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर पाएंगे। इससे पहले बहुत बड़ी बात बोली थी उनियाल जी ने, मैं चाहूंगी उसका जवाब हम कांग्रेस से कौशिक जी हैं उनसे ले लेते। कौशिक जी, आपने सुना होगा उनियाल जी ने क्या कहा, राहुल गांधी की तुलना उन्होंने की है। क्यों बैठे बिठाए आप सब कुछ आसानी से जाने दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि भैया 99 सीटें आ गई, बहुत है, सफिशिएंट है? कैसे फिर मैसेज जाएगा जनता के बीच? तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा अगर आप हाथ पैर भी नहीं मारने को तैयार हैं, कुछ करना ही नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव देश में आम जनता ने लड़ा है। कई ऐसे राज्य जहां हमारा संगठन भी नहीं खड़ा हुआ था, वहां पर भी हमें लोगों ने बहुत जबरदस्त अपना समर्थन दिया, पहली बात। दूसरी बात, हमारी लड़ाई देश को बचाने को लेकर थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर बहुत जख्म खाए हैं इस चुनाव में। लेकिन हमें खुशी है कि हम एक अहंकारी सरकार को ये बताने में कामयाब हुए कि नहीं भाई, ये देश की जनता अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। आप जो जिस तानाशाही से, अच्छा मकसद क्या सिर्फ यही था कौशिक जी? क्या सिर्फ इसी मकसद के साथ चुनाव लड़े थे क्या, कि अहंकार कम करना है और सिर्फ ये मैसेज देना है कि भाई जनता का भरोसा मोदी पर नहीं है? कौशिक जी, आपका सिर्फ एकमात्र मकसद जो है वो अहंकार से था। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कोई ऐसा लीडर नहीं है कि मोदी की तरह इसके बाद आपके पास आएंगे? भाई सुनिए, हमारा मतलब उस अहंकार से है कि जिस अहंकार के चलते इस देश को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया गया। हमारा मतलब उस अहंकार से है जिसने अग्निवीर योजना को लेकर देश के लाखों युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हमारा तीसरी बार आ गए ना, अहंकार पर गवर्न तो कर रहे हैं ना कौशिक जी, महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया, अडानी अंबानी को और अमीर बना दिया। अरे विजय जी, सरकार तो नहीं बना पाए ना आप लोग, नंबर्स तो आए नहीं आपने। मकसद शायद यही था कि मजबूत सिर्फ विपक्ष बनकर रहना है। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए मिश्रा जी।
देखिए अंजलि, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। विजय जी अभी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं जो कि देश बचाने के लिए क्या देश की जनता ने इनको 100 सीट से भी कम दिया, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं अहंकार में 10 सालों से ये अहंकार में थे। तो मुझे लगता है जो कि क्या अहंकार 2 दिन के अंदर में जो दिखने में आ रही है विपक्षी दलों का, ये नजर नहीं आ रहा है देश की जनता को। ये 10 साल में इनको खाली भाजपा का या एनडीए का अहंकार नजर आया। तो मुझे लगता है जो कि ये अहंकार में अभी कौन है। हमारे अंदर हम अगर मान लीजिए अगर आंकड़े हमारे कम आए हैं उसमें भी हम नंबर हैं, लेकिन इनके आंकड़े 100 से भी कम है। और एक भाजपा 240 सीट लेकर के आई है, उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस का पूरा कुनबा 240 से ही कम है, फिर भी ये अहंकार में डूबे हुए। पता नहीं किस चीज को, किस तरह की बातें ये कहना चाहते हैं, जनता समझ नहीं पा रही है। इसलिए जनता को समझाना है। कौशिक साहब यहाँ पर जनता को समझाइए जो अहंकार में कौन है। ठीक है, चंचल जी भी हमारे साथ हैं। चंचल जी, पासिंग मार्क्स तो मिले हैं, लेकिन क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि सरकार में आए, मजबूत विपक्ष बनाना ही केवल मकसद था? जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई। चंचल जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। क्या आप लोगों का मकसद केवल मजबूत विपक्ष बनाना था, सरकार में आना नहीं था? नहीं, मकसद था देश बचाने का, संविधान बचाने का। उसी की जद्दोजहद में पूरे देश की जनता खड़ी हुई थी। और जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठे वादे, फरेब, झांसेबाजी और जिस तरीके से विपक्ष को लोकतंत्र की आत्मा पर लगातार ठेस पहुंचाना, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करना, बेरोजगारी आज चरम पर है, किसानों की समस्याएं हैं। जो लोग बात करते थे किसानों की आय दोगुनी करने की, किसानों की लागत दोगुनी कर दी। आपको याद होगा मैडम, बताऊं, अग्निवीर जैसे हमारे अग्निवीर जैसी योजना देश को लेकर के लेके आए, 3 काले कृषि कानून जिसके लिए हमारे देश के किसानों ने शहादत दी, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। इन सबके विरोध में जनता खड़ी हुई थी। लेकिन मैं जरूर इस बात को एक बात कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार हुई है। आज अगर आप देखें तो हमारे साहब आज बदले नजर आते हैं। आप देखिए जो कल की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे। पहले क्या था कि जब भी कभी बोलते थे केवल विपक्ष को 272 जो मैजिकल फिगर होता है सरकार बनाने के लिए, 20 पार्टियां। इस बात से भी तो चंचल जी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि आप इंडिया अलायंस में 20 से करीब 24 पार्टियां हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टियों का एनडीए का गठबंधन है। लेकिन मीडिया ये नैरेटिव सेट करना चाहता है, एक अकेला मोदी सब पे भारी, ये दिखाते हैं आप लोग। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, उन सबके बावजूद भी अभी देखिए, अभी समय है, अभी ये परेशान मत होइए। प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अभी देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। अभी जो इनके घटक दल हैं, जिनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में क्या कहा करते थे, जो इंसान अपने ससुर को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, आज उन्हीं के पैरों पर जो है नाक रगड़नी पड़ रही है। नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बातें किया करते थे ये लोग। 8 तारीख को शपथ होने वाली है चंचल जी, आप कह रहे हैं पूर्व होने वाले हैं। 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, तैयारियां चल रही है, विदेशी मेहमानों को निमंत्रण भी पहुंच गया है। अरे मैडम, निमंत्रण पहुंचने दीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए अभी आप ही चला रहे हो ना यहाँ पे, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। अब मैं बता दूं, ये बात आप जान लो कि जो प्रधानमंत्री ने 10 साल का अहंकार और जो घमंड था उसको जनता ने चकनाचूर करने का काम किया है। और अभी आप वक्त है, देखते जाइए किस तरीके से सरकार चलेगी। ठीक है मिश्रा जी, आप बोलिए। ठीक है चंचल जी, आरके मिश्रा जी बोलिए। आरके मिश्रा जी सवाल तो देखिए उठेंगे, पहले सवाल ले लीजिए आरके मिश्रा जी, फिर जवाब दीजिएगा चंचल जी की बात का भी। प्रधानमंत्री जी को वो समझने को तैयार नहीं है। चंचल जी ठीक है, हो गया। आरके मिश्रा जी देखिए, चुनौतियां तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे मनाएंगे सबको, सबकी डिमांड्स आएंगी? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ हम 5 साल फिर पूरा करेंगे। और जो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए आई है, हम अगले जो 5 साल के बाद 2029 के बाद की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर देखेंगे जो कि भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी, ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात, अभी चंचल जी कह रहे थे जो चंद्रबाबू नायडू के पैर में नाक रगड़ने वाली बात इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी, आपने राहुल गांधी जी के पांव में इतना, जबकि आपका मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस ने आपका हाल किया था, उस राहुल गांधी के पैर में नाक रगड़ने की आवश्यकता कहां पड़ गई आपको? इसलिए शब्द का चयन ढंग से करें।
वो जो कर रहे हैं उनको आप छोड़िए सर, जो सवाल आपसे किया गया उसका जवाब दीजिए। चयन तो प्रधानमंत्री जी का आपको याद नहीं है क्या? आर के मिश्रा जी आपको याद है सुनिए, मंगलसूत्र, एक सांसद वाली पार्टी भी मुसलमान, हिंदुस्तान, जीतन राम शमशान, मांझी अजान, भी चाहते हैं रमजान, कि उन्हें कैबिनेट में न जगह जाने मिले। क्या क्या बात किया करते थे। अंजलि ठीक है, आप सब बने रहिए मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो मिल रही है पहले वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, ये आप जानिए। आपको बता दें बैठकें लगातार चल रही हैं, चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए, और इस बीच आज चुनाव आयोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनाव आयोग की मीटिंग है। द्रौपदी मुर्मू को इलेक्शन कमीशन नए सांसदों की लिस्ट सौंपेगा। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की पूरी जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी चुनाव आयोग की ओर से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग मुलाकात करेगा द्रौपदी मुर्मू के साथ। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, नतीजे भी अब सभी के सामने हैं। साथ ही साथ इस्तीफा भी दे दिया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। अब पार्ट 3 यानी कि मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी आज रिपोर्ट दी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट और नए सांसदों के नाम की लिस्ट सौंपेगा। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर भी राष्ट्रपति तक जानकारी पहुंचाई जाती है कि बहुमत पाने वाला सबसे बड़ा दल या मोर्चा गठबंधन कौन है जिसके सरकार गठन के दावे पर आगे बढ़ना है। और इसके बाद इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वंदना, आशीष सिन्हा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ, लीगल एडिटर। आशीष, शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू के साथ, ये क्या परंपरा का हिस्सा है? नहीं, देखिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जब भी मतदान खत्म हो जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम को पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर उन्हें कुछ करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी कौन सांसद जीता, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो आयोग तैयार करता है, बहुत मोटी एक कंपाइलेशन होती है जो आयोग की तरफ से तैयार की जाती है। वो आयोग अपनी रिपोर्ट महामहिम को देता है और उसके बाद महामहिम ये तय करती है कि इसमें सबसे बड़ा जो दल है वो कौन सा है। यानी इस चुनाव में जो सबसे बड़ा दल है वो बीजेपी है। बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। क्योंकि भले ही कोई भी दल ये कह दे कि हमें राष्ट्रपति से मिलने का समय हमने मांगा है या फिर हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उन्हें तब तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी जो नतीजों की फाइनल रिपोर्ट है, वो आयोग, तीनों आयोग यानी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों जाएंगे और अपनी रिपोर्ट जब वो सौंपेंगे उसके बाद महामहिम जो है वो सबसे बड़े जो दल है उनको पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ये सबसे अहम नियम है। इसी के लिए अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है और यही वजह है कि आज इस रिपोर्ट को मिलने के बाद जो भी, यानी जिस पार्टी को, चूंकि बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो एनडीए का समर्थन जो पत्र है जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, तमाम जो लोगों को लेटर कल हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिखाए थे कि सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही अपना समर्थन दिया था, तो उस लेटर को वहां पर महामहिम के सामने दिया जाएगा और उसके बाद महामहिम सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। यानी आशीष जी, ये भी देखा जाए कि चुनाव आयोग के लिहाज से भी अगर देखें तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि फाइनल रिपोर्ट वो राष्ट्रपति तक सौंपे और उसके बाद, क्योंकि लगातार जो चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, उसके बाद ये उनका अंतिम कदम होगा। नहीं, देखिए ये तो करना ही था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप फाइनल रिपोर्ट महामहिम को नहीं देंगे तो महामहिम को पता कैसे चलेगा। अगर राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट नहीं जाएगी तो वो किसी भी सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलाएंगी कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तो नहीं बुला सकती, या फिर किसी राजनीतिक दल के कहने पे तो वो नहीं बुला सकती, क्योंकि नियम तो यही है कि जब तक आयोग की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक महामहिम किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने इस्तीफा लेकर महामहिम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री बने रहिए और सरकार का कामकाज संभालें। इस्तीफा उसके बाद प्रधानमंत्री का मंजूर हो गया। हालांकि वो अभी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री को काम करने के लिए कहा था।
अब इस फाइनल रिपोर्ट के बाद, जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट महामहिम के पास जाएगी, उसके बाद पहला कॉल बीजेपी को जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उस समय बीजेपी की तरफ से ये बताया जाएगा कि हमारे पास ये जो नंबर है, यानी 272 का जो मैजिकल नंबर है, उससे ज्यादा हमारे पास सांसद हैं और हम सरकार बना रहे हैं। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की जो तारीख होगी वो महामहिम उनसे पूछेंगी कि आप शपथ ग्रहण कब करेंगे, तो उसके बाद उनकी तरफ से बताया जाएगा कि हम 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद एक फाइनल जो नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन होगा, वो जारी किया जाएगा। तो ये पूरी नियमावली जो है उसका पालन करना ही होगा। बिल्कुल, ये प्रक्रिया का हिस्सा है और आज मुलाकात ही होने वाली है। कल दावा पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की ओर से सरकार बनाए जाने का। शुक्रिया आपका फिलहाल आशीष, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चर्चा हम कर रहे हैं एनडीए और इंडिया की भी कल देखिए बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि सही समय आने पर सही कदम उठाएंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, चूंकि पोर्टफोलियोज की डिमांड रख दी है सभी घटक दलों ने एनडीए के। विजय कौशिक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कौन से सही समय का इंतजार कर रही है आपकी पार्टी? कौन से सही समय का इंतजार, साथ ही साथ वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो क्यों? हम सही समय का ये इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बहुमत के दम पर मोदी जी अपने जिन घोटालों को छुपाते रहे, चाहे वो पीएम केयर्स का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, ये सब घोटालों की असलियत जनता के बीच में आ जाए इस बैसाखी वाली सरकार के माध्यम से। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, हमें उम्मीद है देश इसमें जब वो इस सरकार की असलियत को जानेंगे तो वो हमारे कांग्रेस गठबंधन के पास आ जाएंगे। इसी तरह की स्थिति चंद्रबाबू नायडू के सामने है। और अभी देश की जनता ये हकीकत भी देखेगी कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले मोदी जी के सुर किस तरह से समर्थन लेने के लिए बदल गए हैं और वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बना रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें देश क्यों ना कुर्बान करना पड़े। यानी कि मोदी जी को देश से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि अयोध्या की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया, जबकि मोदी जी द्वारा दावा किया गया था कि हमने अयोध्या में बहुत रोजगार दिए हैं, अयोध्या के वासियों की किस्मत हमने बदल दी है, वहाँ की जमीनों के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को मुद्दा ना मानने वाली बीजेपी सरकार अब मजबूर हो जाएगी जनता के इस जनादेश से, जिसमें मोदी जी को अपने कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। साफ साफ कहिए ना, आप भी बैसाखी के सहारे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं कि नायडू या नीतीश यानी अन फैक्टर अगर चलता है वो वापस आपकी तरफ रुख करते हैं तो आप लोग सरकार बना लेंगे। इस वेट एंड वॉच का मतलब यही हुआ। अच्छा आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि प्रेशर का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, एक एक सांसद वाले पार्टियां भी अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। खबरें मिल रही हैं कि हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कैबिनेट में हिस्सा मिले। कैसे सबको मनाएंगे सर? ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष बैठा है डोरे डालने के लिए। कैबिनेट में सबको जगह मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा हर एक पार्टियों को होती है। ये बिल्कुल एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। मैं ये इस चीज के लिए मैं कहीं भी नकार नहीं रहा, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से एनडीए का जो घटक दल हैं वो कहीं पे भी मुझे लगता है जो कि शायद हो सकता है मीडिया में कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आती होगी, लेकिन मैं ये एक चीज मैं जरूर आपको बता सकता हूं, ये फैक्ट है जो कि किसी तरह की अभी तक कोई डिमांड अपनी तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी तय होगा वो जब बैठक होगी निश्चित तौर पर उसमें तय किया जाएगा जो किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। निश्चित तौर पर योग्यता के अनुसार उस प्रोफाइल को। अच्छा आर.के. मिश्रा जी, ये भी बताइए कल जो बैठक हुई थी और कहीं पे भी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। पहले जानकारियां ये मिल रही थी कि उप प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया नीतीश कुमार को, तो क्या 8 तारीख को हम ऐसा भी कुछ देखेंगे क्या कि प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी शपथ लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, ऐसा कोई पद नहीं होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं अभी आपने खड़गे साहब का जिस तरह से बयान मैंने कल सुना, उन्होंने कहा वेट एंड वॉच की स्थिति। अभी आपने कौशिक साहब को भी पूछा वेट एंड वॉच की स्थिति। मुझे लगता है जो कि कौशिक साहब या कांग्रेस के साथ जितने भी विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति करते ही ऐसे ही रह जाएंगे। वो वेट ही करते रह जाएंगे, वॉच ही करते रह जाएंगे और 5 साल और बीतता जाएगा। अच्छा चंचल जी, ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोगों के अंदर कुछ और महत्वाकांक्षाएं हो? कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था
क्या वही समाजवादी पार्टी का भी बयान है, क्या वो पूरे इंडिया अलायंस का बयान है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ये कहकर घर से निकले थे कि हम अगली स्ट्रेटजी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी है वेट एंड वॉच। मैडम देखिए, निश्चित तौर से एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल इंडिया अलायंस की मीटिंग थी और मीटिंग के बाद जो डिसीजन लिया वही बात आपके सामने आई और वही सब मिलकर के पूरा इंडिया अलायंस एक पूरी तरीके से एकजुट होकर के अपनी बात को रखा है। और बस आप इंतजार करिए। देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान है, और लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से जनता ने, मैंने एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग अहंकार के साथ में आसमान पे थे उनको जनता ने उनको सीधे जमीन पे लाके खड़ा करने का काम किया है। और आप एक चीज और समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जो भी वादे किए थे वो बस केवल इनको लग रहा था कि हम वादा करेंगे जनता भूल जाएगी, जनता को एकदम मूर्ख समझने का काम कर रहे थे। उन लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से कहीं किसी राज्य में चुनाव होता था, प्रधानमंत्री जाते थे, भाइयों बहनों यहाँ पे 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, भाइयों बहनों आपको चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी। तो ये बड़े बड़े जुमले झांसेबाजी करते रहते थे। इन सब झांसेबाजी, जुमले, झूठे वादे, इन सब के खिलाफ जनता ने वोट करने का काम किया है। और आप अभी आने वाले समय में देखिए, जातीय जनगणना की बात हो रही है, पूरा प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर कि भाई जातीय जनगणना कराएं। इसके बाद जो है बेरोजगारी की बात थी, जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। सरकार को अब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है संसद से लेकर के सब जगह तक कि बीजेपी को इस बात को, जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष के पार्टियों ने की थी। का दबाव रहेगा इनके ऊपर, और जो घटक दल इनके हैं, जो घटक दल इनके साथ में है वर्तमान में, वो शायद अभी वो वेट एंड वॉच वो भी कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको ये मंत्रालय चाहिए। अब देखिए, अब आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने रहना उनको है, तो क्या गृह मंत्री बने रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और ये आपको समय के हिसाब से सारे के सारे जवाब आपको मिलते जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, इस पर निगाहें रहेंगी और इंतजार रहेगा आर के मिश्रा जी हमें भी कि कब तक पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर होती है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले, लेकिन उसके बाद किसके पास कौन सा विभाग जाता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। कैबिनेट में किस किस को जगह मिलती है, किसको कितनी तवज्जो मिलती है।